नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। तो इससे पहले ऑलरेडी 15 तक कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर उन सारे आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लेंगे। जिसमें जितने भी प्रश्न हैं इसी बुक से सारे प्रश्न को करवाए जा रहे हैं। तो यह बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? तो अगर सांसद ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत की अगर बात किया जाए तो निम्न में से कौन हो जाएंगे? तो निम्न में से बात किया जाए तो यह हो जाएंगे महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। तो किनको माना जाता है? तो यह माना जाता है नेहरू युग को, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो यह रखा गया था चौथी में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों को समर्थन की आवश्यकता होती है? तो स्थगन प्रस्ताव की अगर बात किया जाए तो इसमें 50 सदस्य की होना अनिवार्य है, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट यानी हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हैबियस कॉर्पस की अगर बात किया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम क्या है कि आपको बंदी या प्रत्यक्षीकरण पे अधिकार प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग निम्न सदस्यों में से कौन शामिल थे? तो इनमें से जो भी दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए चयन करते हैं। देखिए इसमें से जस्टिन फजल अली थे, जो फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता था। के.एम. पणिकर थे और हृदयानाथ कुंजरू थे। तो इस तरह से 2, 3, 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इन चारों ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग बात किया जाए तो अरावली आप लोग सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगर आप लोग नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके एक स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन आपको इस सेट का एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी, उन तमाम एग्जाम जिसमें जीके जीएस के प्रश्न आते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे? पश्चिमी भारत के दक्षिणी यानी पार्श्व के क्षेत्र हैं, अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी भारत की बात किया जाए या दक्षिणी पार्श्व में, तो वहाँ पे अधिकतर मिट्टी देखी जाती है काली मिट्टी, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि जो कलर है ब्रश का ठीक है या मैं चेंज कर दूं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मानसून यानी प्रत्यायन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव पड़ता है? तो मानसून प्रत्यायन की अगर उस समय की बात किया जाए तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन बताना है। तो प्रायद्वीपीय की अगर बात किया जाए तो चलिए आइए इसे पर हम लोग रीड करते हैं। देखिए यह गोंडवाना का एक भाग है, तो बिल्कुल सही है। यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टान से निर्मित है। नहीं, आर्कियन का नहीं है। यहाँ की चट्टानें रूपांतरण के साक्ष्य दिखती है। तो हाँ, यह रूपांतरण है, यानी ऑप्शन ए और 1 और 3 बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तीसरा से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सतवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सतवाहन शासक के देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है? कथन सही है तो कथन सही कथन का हमें पता करना है। देखिए उन्होंने बौद्ध धर्म के ब्रह्मवाद के संरक्षण दिया, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उन्होंने अश्वमेघ और राजर्षि यज्ञ को प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इसे इस प्रकार के ब्रह्मवाद को बढ़ावा दिया, तो ये भी सही है। उन्होंने प्रकृति, भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। तो तमाम दिए हुए कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि 1, 2, 3 सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है? तो यह हो जाएंगे अमरावती स्तूप, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो अकॉर्डिंग मतलब ऋग्वेद के अनुसार अगर बात किया जाए तो कृषि का उल्लेख उसमें 24 टाइम्स यानी 24 बार हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था?
तो सबसे छोटा जो कि ग्राम लेवल पे था उसे ग्राम सभा कहा जाता था। ऑप्शन ए हो जाएंगे। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल के कौड़ियों के माध्यम से वहाँ विनिमय प्रणाली को वर्णित किया है? तो गुप्त काल में तो कौन से हो जाएंगे विदेशी यात्री? तो वे हो जाएंगे फहयान। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि फहयान किनके शासनकाल में भारत आए थे? अब तो यहाँ पे गुप्त काल में आए थे, लेकिन उस समय कौन शासक थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको जानकारी हो तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संविधान ग्रही निम्नलिखित में से कौन सा था? तो द्वितीय के समय की बात करें, देखिए वीरसेन हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या है कि संसदि विग्रही, यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित है? महाबलाधिकारी तो यह एक तरह का हो जाएंगे सेना का सेनापति को कहा जाता था। ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और पुट की मदद से आपको इसका आंसर बताना है। तो आइए इसे एक बार हम लोग अच्छे तरह से रीड करते हैं। देखिए बहादुर द्वितीय, तो बहादुर द्वितीय का संबंध दिल्ली से हो जाएगा। और क्या है कि बिरजिस कादिर, तो बिरजिस कादिर की अगर बात किया जाए तो बिरजिस कादिर का संबंध हो जाएंगे लखनऊ से। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएंगे। और कुंवर सिंह जो कि अपने जगदीशपुर बिहार, और लियाकत अली इलाहाबाद, तो इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो इन चारों में से जो कि मंसूर जहांगीर के समय के थे, और बिशनदास मनोहर, एक देखिए यहाँ पे बसवान, तो ये नहीं थे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था डिंडीगुल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो यह शामिल हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, यह शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इलाहाबाद के संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध यानी गोरिल्ला युद्ध अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो एक बार इसे क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट यह बहुत ही छोटे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के यह योजना के पक्ष में था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो अहिंसा था, क्योंकि महात्मा गांधी का विचार ही था कि सत्य और अहिंसा, इसलिए वो अहिंसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे वहाँ पे मारकाट ऐसा समस्या देखा जा रहा था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था? तो उसमें वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो यह बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएंगे कि यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब भी गोलीय दर्पण को द्रव में डुबाएंगे तो अपरिवर्तित होगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए आपने ध्यान दिया, 1 से लेकर 25 तक इसमें जीके के प्रश्न हैं और आगे जीएस के प्रश्न मिलेंगे, और इसी तरह से मिक्स प्रश्न जीके, जीएस, स्टैटिक्स और भी हो जाएंगे, करंट, इन्वायरमेंट। तो सारे प्रश्न ये तो देखने को सिर्फ होते हैं 50 प्रश्न, लेकिन इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं जो एग्जाम के पैटर्न पे बनाए गए हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहें। 10-12 मिनट का वीडियो होता है, आप लोग जब भी टाइम मिले आप एक बार जरूर इसे देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण बताना है यानी एग्जाम्पल बताना है। तो शून्य पारगम्यता यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं में द्रव हो जाएंगे और गैस, तो इस तरह से यह हो जाएंगे गैस एवं ठोस का, माफ कीजिएगा गैस एवं ठोस का है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कुस्कीय हरित सवाल है? तो यह हो जाएंगे क्लेमाइडोमोनस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है?
तो यह जीव हो जाएंगे अमरबेल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो गुड़हल और सरसों को द्विलिंगी पुष्प के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो संश्लेषण की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे अनिर्थीयन चक्र द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएंगे मस्तिष्क, यह नहीं शामिल है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो देखिए यह शरीर के ऊष्मा का क्षय को बचाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? यानी नाइट्रोजन की मात्रा उसमें भरपूर हो, तो प्रोटीन में इस नाइट्रोजन को कहा जाता है नाइट्रोजनी आहार भी। ऑप्शन डी विल भी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक को तुल्यांकी भार और आणविक भार समान माना गया है? तो यह हो जाएंगे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएंगे कि मंद ऑक्सीकरण के कारण, यानी ऑप्शन बी विल भी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है। तो एक ब्रीडर रिएक्टर क्या हो जाएंगे कि जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करे, यानी कम वह सामग्री ले और अत्यधिक ऊर्जा दे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में बायोकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बायोकोम सत्याग्रह की बात किया जाए तो किनके नेतृत्व में? तो KP मेनन के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवाद कौन थे? तो तमिल अनुवाद हो जाएंगे पेरून देवनार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? तो कुरल के लेखक की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे तिरुवल्लुवर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो अगर इसकी बात किया जाए तो कोलकाता में है आयुर्विज्ञान, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र INSDOC कहाँ स्थित है? तो यह स्थित हो जाएंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे घुड़दौड़ से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा 10+2+3 प्रणाली की विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? तो यह हो जाएंगे कोठारी कमीशन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बिल्कुल सही। आइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए नीति दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है वर्ष, तो कौन सी नीति किस वर्ष आया था? तो यह हो जाएंगे, देखिए राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1988 में प्रकाशित हुआ था, राष्ट्रीय विद्युत नीति तो 2005 में, और राष्ट्रीय खनिज नीति तो इसकी अगर बात किया जाए तो देखिए अगर राष्ट्रीय खनिज नीति की बात किया जाए तो इसकी प्रकाशन हुआ था, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2000 ईस्वी में। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तो इसका 1 हो जाएंगे, देखिए यहाँ माफ कीजिएगा C का 2 होगा। देखिए राष्ट्रीय विद्युत नीति तो 2005, और राष्ट्रीय खनिज नीति यानी C का 2 हो जाएंगे पूरे 2008 में, और इस तरह से जनसंख्या नीति 2000 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक बार आप पॉज करके इसे जरूर प्रश्न को लगाएंगे। साथियों मैं बता दूं कि सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन सारे प्रश्नों को छोटे छोटे वीडियो को फॉर्मेट में देखते रहिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधार का अंग नहीं है? तो यह हो जाएंगे केंद्रीकरण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, तो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिए हुए हैं आज का सेट का, कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध का खोजा गया था? तो माल्थस के अकॉर्डिंग तो खाद्य आपूर्ति एवं जनसंख्या, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको यह प्रैक्टिस सेट समझ में आए होंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 थे जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।